नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का नेशनल एडिशन है, राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। लक्षद्वीप के मिनी काय द्वीप पर बनेगा हवाई अड्डा। मालदीव से जारी विवाद के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। अरब सागर और हिंद महासागर क्षेत्र पर नजर रखने में भी मिलेगी मदद। नागरिक विमानों के साथ लड़ाकू व सैन्य परिवहन विमानों का भी होगा संचालन। आप सभी जानते हैं कि ये आपको लक्षद्वीप देखने को मिलेगा। भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। यह 36 द्वीपों का एक द्वीप समूह है और पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में लक्षद्वीप सागर के बीच समुद्री सीमा के रूप में रहता है। और इसकी राजधानी की अगर हम बात करें तो आप देखते हैं कि कावरती देखने को मिलेगी और 1 नवंबर 1956 में इसे गठन किया गया था इसका, ये भी याद रखिएगा। और अब आप देखिए पर्यटन के क्षेत्र से ये विकसित किया जा रहा है पर्यटन की दृष्टि से। और आप सभी जानते हैं कि पर्यटन हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान भी देता है। जो लोग मालदीव घूमने जाते हैं, मालदीव की अर्थव्यवस्था में योगदान होता है वहाँ, तो वो लोग लक्षद्वीप जा सकते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री अभी गए हुए थे। पर्यटकों के लिए चीन के समक्ष गिड़गिड़ाया है मालदीव के राष्ट्रपति। इस स्वर्ण कपाटों से सज्जित होने लगा राम मंदिर। ये रामलला के विक्रय की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी के बीच मंदिर के भूतल पर 2 स्वर्ण जड़ित कपाट लगाए गए हैं। अभी गर्भगृह के मुख्य द्वार पर नहीं लगाया गया है स्वर्ण जड़ित कपाट। 1 सप्ताह के भीतर भूतल के सभी 14 स्वर्ण जड़ित कपाट लगा दिए जाएंगे। 15 जनवरी तक हाल में भूतल को अंतिम रूप दिया जाना है। राम मंदिर की तीनों तलों को मिलाकर कुल 44 कपाट लगाए जाने हैं इसमें। और राम में निहित है लोक मंगल के मूल, हो रहा है सांस्कृतिक पुनरुत्थान। ये सब आप देख रहे हैं कि भव्य राम मंदिर बनके तैयार हो गया ना अयोध्या में, तो उसी की बात हो रही है। 7 वर्षों में वीवो इंडिया ने की थी 20,000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग। ईडी ने विशेष पीएमएलए अदालत में दाखिल आरोप पत्र में किया ये उजागर। आइल ऑफ मैन, समोआ और हांगकांग स्थित मुखौटा कंपनियों में भेजी थी रकम। देखिए एक बात आपको बता दूं कि देखिए मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब होता है गैर कानूनी तरीके से जो पैसा कमाते हैं ना फिर भेजते हैं, उसी को बात हो रही है। वैध बनाने की कोशिश की जाती है। और ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की बात कर रहा हूँ। इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में रावड़ी व मीसा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुए हैं। ईडी ने रेलवे की नौकरी के बदले जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर किया गया पत्र। ये पूरा मामला क्या है? यह पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव वर्ष 2004 से 2009 के दौरान रेल मंत्री रहते हुए मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित पश्चिमी मध्य क्षेत्र में हुई रेलवे की ग्रुप डी की से जुड़ा यह मामला है। सीबीआई ने लालू यादव समेत अन्य आरोपितों पर अभ्यर्थियों से जमीन लेकर नौकरी देने का आरोप लगाया है। और सीबीआई ने जमीन नौकरी देने का आरोप लगाया और सीबीआई ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले में 18 मई 2022 को मुकदमा दर्ज किया था। जुलाई 2022 में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव को की ओएसडी भोला प्रसाद को गिरफ्तार किया गया था। 10 अक्टूबर 2022 को जांच एजेंसी ने आरोप पत्र दायर कर 16 लोगों को आरोपित बनाया था। लालू परिवार समेत 14 आरोपितों को 15 मार्च 2023 को अदालत में पेशी का समन भी किया गया था। तो यही बात हो रही है। और सीबीआई की बात करें तो किसकी बात हो रही है? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, आप लोगों ने सुना है ना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूं मैं। और इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो वही चल रही है। एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। ये आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने में दाखिल लिखित दलीलों में बोले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। संविधान सभा में हुई बहस व कानून का हवाला देकर बताया राष्ट्रीय महत्व का संस्थान। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हम देखते हैं कि सर्वोच्च अदालत हमारी संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। बाहरी एजेंसियों के समन पर सीधे हाजिर नहीं होंगे झारखंड के अधिकारी। एजेंसी को दस्तावेज भी सीधे उपलब्ध नहीं करा सकेंगे। विभागीय प्रमुख पर होगा दायित्व। समन प्राप्त होने पर अधिकारी अपने विभागीय प्रमुख को बताएंगे। ये झारखंड में आप देख रहे हैं इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। स्टार्टअप की सीईओ ने 4 साल की बेटी की हत्या की। गोवा में हत्या के बाद सब बैग में भरकर टैक्सी से कर्नाटक ले गई। गिरफ्तारी के बाद 6 दिन की पुलिस हिरासत, सबका पोस्टमार्टम हो गए। देख रहे हैं इस तरह की इतना देखते हैं कि बड़ा कदम उठा लेती है। सोचिए किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक राशिद खान की डेथ हो गई है।
तो इस तरह के लोगों की अगर डेथ होती है तो याद रखा करिए उनका नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ था, ये जरूर याद रखा करिएगा, उनकी क्या उपलब्धियां थी। और 1 जुलाई 1968 को उत्तर प्रदेश की बदायूं में इनका जन्म हुआ था। मुंबई हमले के बाद भारत को करनी चाहिए थी एयर स्ट्राइक। पूर्व राजनयिक ने कहा कि पाकिस्तान पर शुरू से होनी चाहिए थी कड़ी कार्रवाई, सरकार तभी सख्त संदेश देती तो पंजाब व कश्मीर के हालात खराब नहीं होते हैं। ये आप देखते हैं कि पूर्व राजनयिक अजय बिसारिया है, इन्होंने एक किताब लिखी हुई है, उसी को के संदर्भ में एक बातें लिखी जा रही हैं। ये आप देखेंगे आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। राजधानी में मिला 200 वर्ग गज का सबसे छोटा गांव खानपुर धनी। यूएई के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद 4 समझौते पर हुए हस्ताक्षर। अहमदाबाद में यूएई के राष्ट्रपति नहायान के साथ पीएम मोदी ने किया रोड शो। इसके पूर्व शिंजो आबे व डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी मोदी कर चुके हैं रोड शो, याद रखिएगा। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट से पहले ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन। मोजाम्बिक और तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति रहे मौजूद। 1000 कंपनियां, संस्थाएं और सरकारी विभाग हो रहे हैं इसमें शामिल। और 20 देशों ने लगाई प्रदर्शनी ग्लोबल ट्रेड शो में। ऑस्ट्रेलिया, तंजानिया, मोरक्को, मोजाम्बिक, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, एस्टोनिया, बांग्लादेश, सिंगापुर, यूएई, ब्रिटेन, जर्मनी, नॉर्वे, फिनलैंड, नीदरलैंड, रूस, रवांडा, जापान, इंडोनेशिया, वियतनाम समेत, तो ये भी याद रखिएगा। और आप देखते हैं कि यह दर्जन भर से अधिक डोम में आत्मनिर्भर भारत के मेक इन गुजरात की थीम पर पेविलियन तैयार किया गया है। राजनाथ सिंह ने, हमारे रक्षा मंत्री ने रक्षा औद्योगिक सहयोग पर ब्रिटिश समकक्ष से की बातचीत। इस दौरान भारत ब्रिटेन रक्षा संबंधों के पूरे आयाम की हुई है समीक्षा। द्विपक्षीय बैठकों के बाद 2 समझौते पर किए गए हस्ताक्षर, इसमें आप देखेंगे। स्वामीनारायण मंदिर में पूजा अर्चना भी की हुई है। ये भारत के रक्षा मंत्रालय के अनुसार बैठक में विचारों का आदान प्रदान हुआ है और साप्स ने इस बात पर जोर दिया है कि ब्रिटेन और भारत के संबंध लेन देन पर आधारित नहीं है, बल्कि दोनों देश विभिन्न समानताओं और साझा लक्ष्यों के साथ स्वाभाविक भागीदार। द्विपक्षीय बैठकों के बाद 2 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें से एक समझौता ज्ञापन द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय कैडेट आदान प्रदान कार्यक्रम के संचालन से संबंधित है। इसके साथ ही अनुसंधान एवं विकास में रक्षा सहयोग के लिए डीआरडीओ और ब्रिटेन की रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। मंत्रालय के अनुसार ये दस्तावेज लोगों, खासकर युवाओं के बीच आदान प्रदान और दोनों देशों के रक्षा अनुसंधान सहयोग की गति प्रदान कर देगा। साप्स ने हॉर्स गार्डर्स परेड में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करने के लिए ब्राइट हॉल पहुंचे। राजनाथ सिंह का स्वागत किया। ब्राइट हॉल ब्रिटिश सरकार का मुख्यालय है। वह डीआरडीओ सेवा मुख्यालय और रक्षा विभाग और रक्षा उत्पादन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के प्रतिनिधि मंडल के साथ 3 दिवसीय यात्रा पर सोमवार रात लंदन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात करने और ब्रिटिश मंत्री डेविड कैमरन के साथ बैठक करने में भी उम्मीद है। और देखिए एक बात यहाँ याद रखिएगा, जो यूएई के भी समझौता हुए ना, इनमें भी जान लीजिए। और विदेशी मेहमानों को स्वागत करने का प्रधानमंत्री मोदी का अपना अंदाज है, उनकी कूटनीति का एक अहम हिस्सा बन चुका है। और इसकी एक बानगी तब देखने को मिली जब गुजरात वाइब्रेंट सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए यहाँ संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद में रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने अपने मित्र यूएई के राष्ट्रपति का अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर व्यक्तिगत तौर पर स्वागत किया। उनके साथ एक कार में सवार होकर 15 मिनट लंबा रोड शो किया इन्होंने। और ये भी देखेंगे। और विदेशी मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि मोदी और शेख मोहम्मद के बीच मंगलवार को हुई मुलाकात में दोनों देशों के रणनीतिक रिश्तों को और मजबूती मिलेगी और पिछले 7 महीनों में इस चौथी मुलाकात है। और 4 समझौते हैं, उनमें एक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत का दोहन करने के लिए निवेश का है। दूसरा समझौता स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं के क्षेत्र में सहयोग को लेकर है। तीसरा समझौता भारत में खाद्य प्रसंस्करण पार्क निर्माण से संबंधित। चौथा समझौता यूएई की कंपनी डीपी वर्ल्ड व गुजरात सरकार के बीच हुआ है, जिसका उद्देश्य गुजरात में बंदरगाहों का निर्माण करना है।
शत% सफलता की गारंटी देने वाली कोचिंग संस्थान पर होगी सख्ती, केंद्र ने बनाए कठोर नियम, सभी इंस्टीट्यूट पर होंगे लागू, भ्रामक दावी करने वाले कोचिंग सेंटरों पर कसेगा शिकंजा। पहले भी कई कोचिंगों पर लग चुका है। यूजीसी ने बड़ौदा के फर्जी संस्थान में छात्रों को प्रवेश लेने से रोका, काउंसिल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एजुकेशन डेवलपमेंट फर्जी तरीके से छात्रों को दे रहा था डिग्री। और देखिए विश्व यूजीसी के बारे में याद रखिएगा, कई बार इससे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है, और खासकर आप देखिए स्टेट पीसीएसओ में ज़्यादा पूछा जाता है। यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बात कर रहा हूँ, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर इसका देखने को मिल जाएगा। महिलाओं के लिए किसान सम्मान निधि दोगुना कर सकती है केंद्र सरकार। ये आपने देखा होगा, किसान सम्मान निधि किसानों को 6,000 रुपये मिलते हैं ना, उसी की बात हो रही है। ये कब, 2019 की बात है, 2019 से आई हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर में आती है। चलिए, तो ये भी याद रखिएगा। सड़क दुर्घटनाओं की अब हर माह होगी समीक्षा। सड़क परिवहन मंत्रालय ने पिछले साल सितंबर तक के हादसों का ऑडिट किया। पुलिस ने से अलग दुर्घटनाओं की रिपोर्टिंग का तैयार किया अपना एक तरह से तंत्र। रेलवे बोर्ड में अरुणा बनी सचिव, सीमा सदस्य बनी। अब आप देखिए राजनीति की बातें हो रही हैं, और आप सभी जानते हैं कि 2024 में हमारे देश में लोकसभा का चुनाव है। 543 सीटें हैं लोकसभा में। इनका चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि नेताओं के, किसके, जनता के द्वारा होता है, वोटर्स के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। अगर आपकी उम्र 25 साल है तो आप लोग चुनाव लड़ सकते हैं, विधानसभा का भी और लोकसभा का भी। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, जिसे सामान्यतः आप लोग चुनाव आयोग कह देते हैं। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस भी मनाते हैं। नई दिल्ली में सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो उसी पर बातें हो रही हैं। अब आप देखें सीटें बंटवारे की, इंडिया गठबंधन के नाम से विपक्षियों का एक गठबंधन बना ना, तो उसी की बातें हैं। राम मंदिर की बात हो रही है हर जगह। मुझे लगता है कि राम भगवान से हमें बहुत कुछ सीखना भी चाहिए। उन्होंने देखिए किस तरह से संघर्ष किया हुआ है, और उनके संघर्ष से मुझे लगता है कि आप स्टूडेंट हैं तो आप भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपका संघर्ष तो ना के बराबर है, उनका संघर्ष देखिए। आप देखिए एक राजा के घर में जन्म होता है, राजा के घर में परिवेश होता है, पूरा रहन सहन होता है उनका। एकाएक उनसे बोल दिया जाता है सुबह उनका राज्याभिषेक होना है, और सुबह ही बोल दिया जाता है कि चलिए आप निकलिए, उसमें चले जाइए, जंगल में चले जाइए। वो आप देखिए जंगल में चले जाते हैं। ये संघर्ष ही तो रहा। आप सोचिए कहाँ राजा के महलों में रहते थे, कहाँ जंगल मिल गई, और आप देखते हैं वहाँ जाकर उनकी पत्नी का किडनैप हो जाती है, अपहरण हो जाता है। उस समय आप देखिए ना तो मोबाइल फ़ोन चलते थे, ना ही कुछ इस तरह की व्यवस्था थी। वो आप देखते हैं कि अयोध्या से श्रीलंका तक जाते हैं, कहते हैं कि 3500 से 3700 किलोमीटर है, तो इतना दूरी तय करते हैं। और आप सोचिए कि किस तरह से अपनी मर्यादा बनाए रखे वो, और इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। और आपने देखा होगा कि हर किसी की बात बड़े ध्यान से सुनते हैं। वो तो भगवान थे, उन्हें क्या सुनने की जरूरत थी। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता भी हूँ कि कोई अगर सलाह दे रहा है, कोई बातें रख रहा है, तो उसे बोलने दिया करिएगा, उससे कुछ सीखा करिएगा आप। ठीक है। उस तरफ आप देखेंगे कि सीता की देखिए उन्होंने किस तरह से पति धर्म निभाया। मुझे लगता है कि लोग कहते हैं ये झूठी कहानियां है, अगर आप देखिए सीखने के लिए कहा जाए ना तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक महिला के लिए, एक पुरुष के लिए किस तरह से जीवन होना चाहिए। बाकी लोग तो बोलते रहेंगे, लोगों का क्या। राम नाम से तोड़ेंगी झारखंड की सरस्वती, 30 साल का मौन व्रत। 80 वर्ष की हो चुकी है महिला, प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन ही तोड़ेंगी व्रत। देखिए गजब।
ये डीआरडीओ की असाल्ट राइफलें उग्राम संभालेगी संग्राम। ये स्वदेशी असाल्ट राइफल भारतीय सेना और सशस्त्र बलों के काम आएंगी। डीआरडीओ के बारे में जान लीजिए, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं मैं, और 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। विश्व में भारत के साथ बढ़ रही है हिंदी की धमक। भारतीय वैश्विक मंच पर एक बड़ी ताकत के तौर पर उभर रहा है। हिंदी भारत की राजभाषा है, तो भारत के तौर पर हिंदी को भी इसका लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी नेताओं से हिंदी में बातचीत करते हैं। भारत में दूसरे देशों के राजदूत भारत की भाषा और सांस्कृतिक पहचान के साथ जुड़ाव दिखाते हैं। इस तरह हुई थी विश्व हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत। 10 जनवरी को मनाया जाता ना। अब आप लोग बताइए कि भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? अब लीजिए, अभी आपको मिल जाएगा इसका जवाब। 10 जनवरी 1975 को नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सम्मेलन का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। इसमें 30 देशों से के 100 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ के मौके पर इस दिवस को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तभी से विदेश मंत्रालय विभिन्न क्षेत्रों में आप देखिए स्थित भारतीय दूतावासों में प्रमुखता से इस दिवस का आयोजन करता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। इसी के उपलक्ष्य में हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। 32 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने हिंदी को प्रथम भाषा बताया 2011 की जनगणना में। 27 करोड़ से ज़्यादा लोगों की दूसरी भाषा हिंदी है भारत में, एक अध्ययन के अनुसार। और एक आप देखिए 94% इंटरनेट पर हिंदी की लोकप्रियता बढ़ने की दर कुछ साल पहले गूगल के अध्ययन के अनुसार 175 से ज़्यादा विश्वविद्यालय वैश्विक स्तर पर हिंदी भाषा के रूप में पढ़ाते हैं। 20 से ज़्यादा देशों में बोली जाती हिंदी। इनमें आप देखिए नेपाल, अमेरिका, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, यमन, सिंगापुर, युगांडा, न्यूजीलैंड समेत कुछ अन्य देशों में शामिल हैं। ऑक्सफोर्ड ने स्वदेशी जुगाड़, अच्छा, सूर्य नमस्कार जैसे कई हिंदी शब्दों को अपने शब्दकोश में जगह दी हुई। तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है अंग्रेजी और मंदारिन के बाद हिंदी वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। वैश्विक स्तर पर भाषा का डाटाबेस बनाने वाली संस्था एथनोलॉग के अनुसार स्पेनिश चौथी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। 75 करोड़ से अधिक है भारत इस समय पूरे विश्व में हिंदी बोलने वालों की संख्या। 111.9 करोड़ लोग मंदारिन बोलते हैं पूरे विश्व में। यह चीन की आप देखिए आधिकारिक भाषा है। और ये आप देखेंगे 100 वर्ष से ज़्यादा समय से हिंदी का अध्ययन हो रहा है जापान की टोक्यो यूनिवर्सिटी में। 145.3 करोड़ हैं वैश्विक स्तर पर अंग्रेजी भाषा बोलने वालों की संख्या। 54.9 करोड़ लोग बोलते हैं पूरे विश्व में स्पेनिश। और आप देखेंगे 1 लाख लोग हिंदी बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ध्वनि आधारित भाषा विश्व में बोली जाने सकने वाली जटिल से जटिल शब्दों को हिंदी में लिखना संभव है, क्योंकि यह ध्वनि आधारित भाषा है। इसमें जो लिखा जाता है वह बोला जाता है। हिंदी में संज्ञा में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का भेद होता है और इसी के अनुरूप क्रिया विश्लेषण में भी बदलाव हो जाता है, इसलिए हिंदी को सीखना जटिल माना जाता है। 25% से अधिक पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही विदेश में हिंदी भाषा में। 3 FM रेडियो चैनल 24 घंटे हिंदी गाने प्रसारित करते हैं यूएई के, और 40 देशों के विश्वविद्यालय, कॉलेज और संस्थानों में पढ़ाई जा रही हिंदी। तो हिंदी के महत्व को समझ गए आप लोग। लेकिन एक बात आप भी जानते हैं कि हमारे देश में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात होती रहती है। आप भी ये बात मानिए कि अगर आपको हिंदी अच्छी आती है तो आपको कोई कंपनी काम नहीं देगी। इंग्लिश अच्छी आती है तो आपको मिल जाएगा। तो सरकार को थोड़ी इस तरफ भी कदम उठाना चाहिए। मुझे लगता है हिंदी को वरीयता दे रहे हैं तो अच्छे से दीजिए, लोग समझें। 2022 में राशिद खान को मिला था पद्म विभूषण, फिल्मों में दी आवाज इन्होंने। चलिए, नीट पीजी 2024 की तिथि घोषित की गई। अब 7 जुलाई को होगी परीक्षा। नवाचार अपनाकर लोकल से ग्लोबल के मंत्र को दिया नया आयाम। लुधियाना के अवतार सिंह ढिंडसा बने फूलों के बड़े बीज निर्यातक, रोजगार सृजन भी कर रहे हैं। अच्छी बात है। ये आपका संपादकीय पाठ है। ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाता है। एक सामान्य जानकारी आप लोगों को यहाँ से मिलती है। आत्मघाती राह पर बढ़ता मालदीव। ये आप देखिए इंटरनेट मीडिया के इस दौर में कूटनीति के समक्ष नई चुनौतियां उत्पन्न हो गई हैं। अक्सर इंटरनेट मीडिया के कोलाहल में वास्तविक मुद्दे दम तोड़ देते हैं, तो कभी कभार यह उन मुद्दों को त्वरित गति से आगे बढ़ाने पर का माध्यम बनकर उभरता है।
और जिन पर विमर्श आरंभ होने में शायद कई बार कुछ अधिक समय लग जाता है। भारत मालदीव के बीच हालिया विवाद ऐसा ही एक उदाहरण है, जहां मालदीव सरकार के कुछ मंत्रियों की अनावश्यक टिप्पणियों से द्विपक्षीय संबंधों में तनाव बढ़ गया है, और यह प्रकरण इसका साक्षात प्रमाण है। एक समय बेहद करीबी रहे पड़ोसियों में दोहराव कैसे बढ़ता है। मालदीव की नई सरकार में कुछ मंत्रियों की गैर जिम्मेदार बयानबाजी बयानबाजी ने नई दिल्ली और माले के बीच टकराव को जाहिर करने के साथ खुद मालदीव के भीतर विभाजन को उजागर करने का काम किया। यह पूरा मामला नववर्ष के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे से आरंभ हुआ। प्रधानमंत्री वह कोचीन लक्षद्वीप आइलैंड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना के उद्घाटन के सिलसिले में गए थे, लेकिन उन्होंने इस स्नॉर्कलिंग और अन्य गतिविधियों के लिए वहां कुछ समय निकाला। लक्षद्वीप के नैसर्गिक सौंदर्य से अभिभूत प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि रोमांचकारी पर्यटन को पसंद करने वालों की सूची में लक्षद्वीप अवश्य होना चाहिए। उन्होंने किसी प्रतिस्पर्धी पर्यटन केंद्र का उल्लेख तक नहीं किया, लेकिन मालदीव के कुछ नेताओं ने इसे अपने पर्यटन उद्योग को चुनौती देने के रूप में देखा। इससे उपजी खींच के चलते प्रधानमंत्री मोदी और भारत के प्रति अपमानजनक बयानबाजी करने लगे। इसके बाद कूटनीतिक गलियारों में तलवारें खींचने लगी। फिर तो इंटरनेट मीडिया पर अपने अपने क्षेत्रों के दिग्गज हस्तियों की प्रतिक्रियाओं का सैलाब आ गया। आम लोग भी इससे पीछे नहीं रहे। इस कवायद में मालदीव का बहिष्कार और लक्षद्वीप को प्रोत्साहन की मुहिम अपने चरम पर पहुंचने दिखी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया लक्षद्वीप दौरे को मालदीव के एक वर्ग ने इसी दृष्टि से देखा कि भारतीय प्रधानमंत्री उनके देश के विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। और इसी प्रतिक्रिया में मालदीव की युवा सशक्तिकरण सूचना एवं कला मंत्रालय के उप मंत्री के एक बयान के बाद भारत में बायकॉट मालदीव से हैशटैग चलने लगा, और मालदीव से आ रही प्रतिक्रियाओं के विरोध स्वरूप भारतीय पर्यटक अपने मालदीव दौरे को रद्द करने के साथ वहां न जाने की अपील करने लगे। कूटनीतिक स्तर पर भी अधिकारियों ने जवाब तलब होने लगा। मामला तूल पकड़ते देख राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की सरकार ने मंत्रियों पर कार्रवाई की। मालदीव सरकार को आधिकारिक बयान जारी करके यह कहना पड़ा कि कुछ विदेशी नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों की विरोध टिप्पणियां इन मंत्रियों की निजी राय है और उनका मालदीव सरकार के विचार से कोई सरोकार नहीं है। पिछले राष्ट्रपति इब्राहिम सोलेह के दौर में मालदीव के साथ भारत के संबंध अत्यंत मधुर रहे हैं, लेकिन मोहम्मद मुइज्जू की कमान संभालने के बाद से ही द्विपक्षीय रिश्ते रसातल में जा रहे हैं। उनका चुनाव प्रचार अभियान ही भारत विरोध पर केंद्रित था। उन्होंने बाकायदा इंडिया आउट नारा दिया था, और उन्होंने आरोप लगाया कि भारत ने पिछली एमडीपी सरकार के साथ मिलकर मालदीव की संप्रभुता का उल्लंघन किया है। सत्ता संभालने के बाद उन्होंने भारतीय सैनिकों को तत्काल मालदीव छोड़ने के लिए कह दिया। अब उनकी संख्या महज 75 है, मुश्किल से 75 है। राष्ट्रपति बनने के लिए उन्होंने पहले विदेशी दौरे के लिए तुर्की को चुना, इस समय भी चीन के दौरे पर हैं। और जबकि आप देखिए मालदीव में यह परंपरा रही कि सरकार बनने के बाद राष्ट्राध्यक्ष पहले विदेशी दौरे पर भारत आते थे, और दिसंबर में आयोजित कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में भी मालदीव अनुपस्थित रहा। और हाल में मुइज्जू सरकार ने फैसला किया कि मालदीव भारत के साथ उस समझौते का नवीनीकरण नहीं करेगा जो भारत को मालदीव के क्षेत्र में हाइड्रोग्राफिक सर्वे करने की गुंजाइश प्रदान करता था। यह भारत से दूरी बढ़ाने का साफ संकेत है। हालिया टकराव ने पारंपरिक रूप से करीबी रहे मालदीव एवं भारत के बीच मतभेदों की खाई को और चौड़ा करने का काम किया है। दक्षिण एशिया एवं हिंद महासागरीय देशों को भारत और चीन जैसे क्षेत्रीय दिग्गजों के साथ अपने संबंधों में संतुलन साधना होगा। मुइज्जू के शासन में मालदीव संतुलन की इस राह से भटक रहा है, और संतुलन के बजाय वह तो टकराव को और बढ़ाने में आमदा है, और इससे आप देखेंगे स्थिति खराब होगी। न केवल सरकारों बल्कि दोनों देशों के लोगों के बीच इससे संबंध प्रभावित होने की आशंका बढ़ेगी, और इसके दीर्घकालिक परिणाम देखने को मिलेंगे। इससे मालदीव की मुश्किलें ज़्यादा बढ़ेंगी। तमाम अंतर विरोधों के बावजूद वहाँ भारत को एक मूल्यवान सहयोगी ही समझा गया है, क्योंकि माले की मुश्किल सामुद्रिक निगरानी और अपेक्षित क्षमताओं के लिहाज से भारत बहुत जरूरी है। और यही कारण है कि जिन अब्दुल्ला यामीन की सरकार के दौरान मालिक का बीजिंग की ओर झुकाव बढ़ा और भारत के साथ संबंधों में छिटपुट दरारें बढ़ती रहीं, और उनके दौर में भी भारत के साथ मालदीव का सामरिक सहयोग निरंतर कायम रहा। भारत अभी भी मालदीव का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार होने के साथ ही उसे सबसे अधिक वित्तीय अनुदान प्रदान करता है। पर्यटन मालदीव की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। वहाँ सबसे अधिक पर्यटक भारत से ही जाते हैं। ऐसे में यह निष्कर्ष निकालना बहुत कठिन नहीं है कि भारत को भड़काना केवल मालदीव की कठिनाइयों और बढ़ाने का ही काम करेगा, और इसलिए आप देखेंगे उसे ऐसा कोई काम कतई नहीं करना चाहिए। जहां तक नई दिल्ली के दृष्टिकोण की बात करें तो हिंद महासागर में अपनी महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति के चलते मालदीव उसका एक अहम साझेदार है।
वहीं माले के लिए भारत आर्थिक और सामरिक कवच प्रदान करने वाला मूल्यवान पड़ोसी है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि परस्पर संवेदनशीलता का परिचय देते हुए अपने हितों को पोषित करने पर ध्यान दिया जाए। ये लेखक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में उपाध्यक्ष हैं हर्ष भी पंत, इनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया है। राम कथा के साथ प्रवाहित हुई हिंदी। प्रभु श्री राम की तरह हिंदी भी भारतीय संस्कृति की संवाहक है। जिस तरह हिंदी भाषा दुनिया के अलग अलग देशों में जा बसे भारतवंशियों को अपनी संस्कृति एवं परंपरा से जुड़े हुए है, उसी तरह राम काव्य विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की प्रेरणा देता है। राम का व्यक्तित्व, उनकी कथा इतनी व्यापक है कि उसमें जीवन की गहराई, सूक्ष्मता, आदर्श, विधि, विश्वास आदि स्थितियों, चित्तवृत्तियों और भावभूमियों की अभिव्यक्ति के लिए विपुल अवकाश है। और आप देखिए 19वीं शताब्दी में शर्त बंद प्रथा के अंतर्गत भारतीय मजदूरों का प्रवासन मॉरिशस, गुयाना, फिजी, सुरीनाम, त्रिनिदाद आदि देशों में हुआ है। ये श्रमिक अधिकतर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से गए हैं और इन्हें 5 वर्ष के एग्रीमेंट पर जाया गया था। और आप देखिए समय के साथ एग्रीमेंट शब्द की भोजपुरीकरण के कारण गिरमिटिया बन गया और इसके तहत जाने वाले श्रमिक गिरमिटिया मजदूर कहलाने लगे। ये श्रमिक अपने साथ लिखित या वाचिक रूप से रामचरितमानस और हनुमान चालीसा ले गए। इन्हीं के सहारे उन्होंने अपना सांस्कृतिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक उत्थान और अपनी भाषा का संरक्षण किया। दिन भर खेतों में काम करने वाले ये मजदूर रात में सामूहिक रूप से बैठकर दोहों चौपाइयों का गायन करते हैं। भगवान राम के जीवन में उन्हें अपना जीवन परिलक्षित होता दिखता है। उन्हें लगता है कि जैसा केकई के कारण श्री राम को वनवास मिला, वैसे ही गोरों के छलावे से उन्हें देश निष्कासन मिला। उन्हें भरोसा था कि श्री राम का वनवास समाप्त हुआ है, वैसे ही एक दिन उनका भी होगा। रामचरितमानस ही उनकी धार्मिक चेतना का साधन है और इन देशों के लोक जीवन पर रामचरितमानस का प्रभाव आज भी देखने को मिलता है। रामचरितमानस की लोकप्रियता के कारण लोग इसे पढ़ना चाहते हैं और इसके लिए हिंदी सीखते थे। यदि हमारे पूर्वज यह ग्रंथ न ले गए होते तो वे अपनी संस्कृति और भाषा से वंचित रह जाते। इन देशों में हिंदी को जीवित रखने में राम कथा का महत्वपूर्ण योगदान है। राम कथा की 3 धाराएं भारत से समूचे विश्व की ओर प्रभावित हुई हैं। पहली आध्यात्मिक, दूसरी सांस्कृतिक, तीसरी शैक्षणिक। आध्यात्मिक धारा मुख्यतः रामचरितमानस के माध्यम से की गई और जिसे प्रवासी मजदूर ले गए थे। यह धारा फिजी, मॉरिशस, त्रिनिदाद, गुयाना, सूरीनाम आदि कई देशों में विद्यमान और निरंतर विकासमान है। और दूसरी सांस्कृतिक धारा भारत के पड़ोसी देशों थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि में प्रवाहित है और जिसमें रामकथा के महानायक श्री राम को सर्वगुण संपन्न महापुरुष माना गया है। तीसरी धारा को हम शैक्षणिक मान सकते हैं, जो मुख्यतः अमेरिकी, यूरोपीय, एशियाई देशों की उच्च शिक्षण संस्थानों में हिंदी के अध्ययन, अध्यापन, शोध और अनुवाद के माध्यम से पहुंची है। राम के माध्यम से हिंदी साहित्य को वैश्विक साहित्य की ओर ले जाने का कार्य जिस विद्वान ने सर्वप्रथम किया उसका नाम फादर कामिल वुल्के है। कामिल वुल्के ने रामकथा पर पीएचडी की। अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश का उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने तुलसी साहित्य को समझने के लिए संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाएं सीखी। भारत में जब अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष चल रहा था, तब अपनी स्थिति बेहतर बनाने के लिए अंग्रेजों की नज़र मॉरिशस पर गई और उन्होंने उसे फ्रांसीसियों से छीन लिया और फ्रांसीसियों ने सत्ता तो अंग्रेजों के हवाले कर दी पर अपनी सांस्कृतिक शक्ति को बचाए रखा। उन्होंने यहाँ के भारतीयों के साथ हिंदी और फ्रेंच को मिलाकर नई बोली का आविर्भाव किया और उसे अब क्रियोल के नाम से जानते हैं। रामायण वाचन की जो परंपरा इन प्रवासी देशों में हमारे पूर्वजों ने प्रारंभ की, उसमें समय के साथ विकास हुआ। इस तरह हिंदी भाषा का व्यापक प्रसार भी हुआ। राम काव्य का प्रभाव विश्व के अनेक देशों पर है। दुनिया में रामायण के लगभग 300 से ज्यादा टेक्स्ट मौजूद हैं। म्यांमार में राम कथा पर आधारित रामवथु, लाओस में आप देखिए राम जातक, इंडोनेशिया में रामायण काकावीन, मलेशिया में हिकायत श्री राम और अब अतिरिक्त चीन और जापान में राम कथा मौजूद है। चीन में अनामंग जातकम और दशरथ कथाकम तथा जापान में होत्सु नाम से राम कथा को संकलित किया गया। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ग्रेसन ने तुलसीदास को बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा है। और आप देखिए 10 जनवरी 1975 का दिन हिंदी के वैश्विक प्रसार की दृष्टि से मील का पत्थर है। इसी दिन नागपुर में पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था और जिसमें 30 देशों के 122 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। और इस समारोह की अध्यक्षता करते हुए मॉरिशस के तत्कालीन प्रधानमंत्री सर शिवसागर राम गुलाम ने कहा था कि हिंदी भारत की भाषा तो है, लेकिन हमारे लिए महत्व इस बात का है कि यह अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। मॉरिशस, सूरीनाम, गुयाना, फिजी आदि देश यह मानते हैं कि भारत का राष्ट्रभाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने में उनका योगदान है। कई देशों में हिंदी भाषी
विश्व संख्या में है। हिंदी को विश्व में विस्तारित करने का श्रेय राम कथा के साथ उन संस्थाओं को भी जाता है जो विदेशी भूमि पर रहकर भी अपनी भाषा और संस्कृति को आज भी बनाए रखे हुए। मॉरिशस हिंदी संस्थान, हिंदी विश्व हिंदी सचिवालय, हिंदी सोसाइटी, सिंगापुर हिंदी परिषद और नीदरलैंड ऐसी प्रमुख संस्थाएं हिंदी का यह आलोक पुंज सहिष्णुता, विश्व शांति, सद्भाव का संदेश पूरे मानव जगत को दे रहा है। लेखक महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में हिंदी अधिकारी हैं, राजेश कुमार यादव के द्वारा यह लिखा गया है। ये ऊर्जा प्रार्थना का लक्ष्य। प्रयास देखा जाता है बालक क्रीड़ा में मग्न रहता है, परंतु ज्यों ही उसे चोट लगता है तो उसे माँ की याद आती है। ऐसी ही स्थिति हमें ईश्वर कब चाहिए? जब हमें किसी प्रकार का कष्ट हो, जब हम धन से हीन हो, जब हमारे किसी प्रिय का हमसे विच्छोह हो जाए और जब हमारी कोई महत्वाकांक्षा मूर्त रूप ना ले पा रही हो, अक्सर तभी हम ईश्वर का स्मरण हो जाता है। और जब तक हम माया के अधीन होकर सुख सागर में तैर रहे होते हैं तब तक हमें ईश्वर के अभाव का बोध नहीं होता है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देख लिया करिएगा। ये मार्ग दुर्घटनाओं की समीक्षा। सड़क दुर्घटनाओं की हर महीने समीक्षा करने से कि कोई सकारात्मक नतीजे तभी निकलेंगे जब उन कारणों का निवारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा जिसके चलते छोटे बड़े मार्गों पर हादसे होते रहते हैं। वैसे तो कई कारण कई बार सामने आ चुके हैं जिनके चलते सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन उनके निवारण की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। इसका ही एक यह दुष्परिणाम है कि अपने देश में सड़क दुर्घटनाओं में मरने और घायल होने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। हाल के एक आंकड़े के अनुसार 2022 में सड़क दुर्घटनाओं में 1,68,000 से अधिक लोगों की जान गई है। इसके अलावा लगभग 4.5 लाख लोग घायल हुए। सड़क दुर्घटनाओं और उनमें मरने एवं जख्मी होने वालों की संख्या में कोई कमी नहीं आ रही है। इसका पता कुछ माह पहले सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट से मिला है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में देश में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में 2021 की तुलना में लगभग 12% की वृद्धि हुई है। स्वाभाविक रूप से इसके चलते मरने और घायल होने वालों की संख्या भी बढ़ी है। भारत में सड़क दुर्घटनाओं में हताहत होने वालों की बढ़ती संख्या इसलिए गंभीर चिंता का कारण बननी चाहिए क्योंकि विश्व के कई देशों में भारत से अधिक वाहन है, लेकिन वहाँ कहीं कम लोग सड़क हादसों का शिकार बनते हैं। और सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण तय सीमा से अधिक गति से वाहन चलाना है, नशे में ड्राइव करना, यातायात नियमों का पालन न करना आदि है। इसके अलावा मालवाहक वाहनों में तय मात्रा से अधिक सामान लादना और सड़क के डिजाइन में खामी होना, उनके रखरखाव पर पर्याप्त ध्यान न दिया जाना भी है। ये ऐसे कारण नहीं है जिनका निवारण ना किया जा सके। इन कारणों का निवारण इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि संबंधित संस्थाओं को जवाबदेह नहीं बनाया जा रहा है और शायद ही कोई ऐसा राज्य हो जहां यातायात पुलिस बल पर्याप्त संख्या में हो या पुलिस भी यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती बरतने के स्थान पर उनसे उगाही करने पर अधिक ध्यान देती है। और यही सही समय है कि इसकी भी समीक्षा की जाए कि सड़क सुरक्षा सप्ताह जैसे आयोजन मार्ग दुर्घटनाओं को रोकने में कितने कारगर हैं। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि देश में जैसे जैसे नए हाईवे और एक्सप्रेसवे बनते जा रहे हैं वैसे वैसे सड़क दुर्घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। इन दुर्घटनाओं में मारे जाने वाले अधिकतर लोग अपने घर परिवार के कमाऊ सदस्य होते हैं। केवल वही परिवार सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर नहीं होते हैं जिनके सदस्य सड़क हादसे में जान गंवाते हैं और उनकी क्षति का सामना देश की आर्थिकी को भी करना पड़ता है। विश्व बैंक का अनुमान है कि भारत की जीडीपी को अच्छी खासी क्षति केवल सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वालों के कारण होती है। खेल और सुविधाएं। खेल में भाग लेने अन्य राज्यों से पंजाब आए खिलाड़ियों को कई तरह की असुविधाओं का सामना करना पड़ा है। खेल न सिर्फ प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को निखारने उभारने में सहायक होते हैं अपितु यह हर क्षेत्र के खिलाड़ियों को एक दूसरे से जोड़ने और एक दूसरे की संस्कृति के आदान प्रदान का भी सशक्त माध्यम है। इसके साथ ही मेजबान राज्य होने के कारण यह पंजाब की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। ऐसे में यह आवश्यक है यहाँ खेलने आए खिलाड़ियों को अच्छी सुविधाएं दी जाए। इसके विपरीत गत दिवस जलंधर में खिलाड़ियों को कड़ाके की ठंड में भोजन के लिए 1.5 किलोमीटर आप देखेंगे पैदल चलना पड़ा, जो लुधियाना में खाने के लिए 5 से 7 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी। इसके अतिरिक्त यह भी सामने आया कि कुछ समय स्नान के लिए बाल्टी आदि की व्यवस्था भी नहीं थी। अमृतसर और जलंधर लुधियाना जैसे जिलों में इन दिनों अधिकतम तापमान शिमला से भी लगभग 5 डिग्री सेल्सियस कम चल रहा है। ऐसे में खिलाड़ियों को किस प्रकार की परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा होगा इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। यह स्थिति कतई उचित नहीं है। यह अच्छी बात है कि प्रशासन ने समस्याओं को समझा और उन्हें दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन समय रहते ही अव्यवस्थाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए था। सर्द मौसम के अनुरूप खिलाड़ियों के लिए प्रबंध किए जाने चाहिए थे। भविष्य में होने वाली ऐसी आयोजनों के लिए पहले से ही उचित प्रबंधन कर लिए जाए। अब देखिए जिस हिसाब से हमारे देश में खिलाड़ियों को
सुविधाएं मिलती है उस हिसाब से अच्छा प्रदर्शन करते हैं। थोड़ा हमारी सरकारों को भी ध्यान देना चाहिए। अपशिष्ट जल के उपचार का प्रश्न, हाल ही में आप देखिए नीति आयोग जो योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया हुआ है ना, कब इसकी स्थापना हुई थी नीति आयोग की, ये आप लोग नीचे लिखिए। और आप सभी से बड़ी गुजारिश है विनम्र तरीके से कि जो आपसे सवाल पूछे जाते हैं उसके आंसर आप लोग नीचे लिखा करिएगा, कुछ ना कुछ आप जरूर लिखा करिएगा। कोई मोटिवेशनल कोट हो गया, कोई प्रश्न हो गया, कोई उत्तर हो गया, कोई सुझाव हो गया, कोई सवाल हो गया। तो आप देखिए नीति आयोग ने पानी के कुशल उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए औपचारिक अपशिष्ट जल के व्यापार की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा है। जल व्यापार के तहत बाजार तंत्र में पानी को एक वस्तु के तौर पर देखा जाता है और उपयोगकर्ताओं के बीच उनका व्यापार किया जाता है। प्रत्येक क्षेत्र को पानी का अधिकार आवंटित किया जाता है और वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इसका उपयोग करते हैं। तब उन्हें अधिक पानी की आवश्यकता होती है तब वे खरीदते हैं और तब बेचते हैं तब उन्हें उसकी कम जरूरत होती है। स्पेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जल व्यापार जल उपयोग दक्षता को हासिल करने और जल उत्पादकता में सुधार लाने में सफलता रहा है। उपचार का मकसद पानी की बर्बादी को कम करना तथा एकल उपयोग के बाद व्यर्थ हो रहे जल का उत्पादक उपयोग सुनिश्चित करना है। यह देश को जल दुर्लभता की समस्या से बचा सकती है। बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण और औद्योगिकरण के समानांतर जल की खपत के साथ साथ अपशिष्ट जल की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। भारत एशिया में सर्वाधिक मात्रा में अपशिष्ट जल उत्पन्न करता है। देश में 3 क्षेत्र कृषि, घरेलू कार्यों एवं उद्योग में स्वच्छ पानी का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। विडंबना है कि इन तीनों क्षेत्रों में पानी का एकल उपयोग ही हो पा रहा है और उसे अपशिष्ट के रूप में बाहर कर दिया जाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुमान के अनुसार देश में जनसंख्या के आधार पर प्रतिदिन उत्पन्न होने वाली अपशिष्ट जल की मात्रा तकरीबन 148 लीटर है। देश के शहरों से हर दिन ये आप देखिए 72,368 मिलियन लीटर अपशिष्ट जल उत्पन्न होता है। देश में अगले 25 वर्षों में अपशिष्ट जल का उत्पादन लगभग 80% तक बढ़ जाएगा। पानी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मीठे पानी के स्रोतों पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। ऐसे दबाव को कम करने में अपशिष्ट जल का प्रबंधन एक कारगर उपाय हो सकता है। वर्तमान में अपशिष्ट जल का 30 से 40% ही उपचार किया जाता है। इसका शेष हिस्सा बिना किसी उपयोग के व्यर्थ चला जाता है। अपशिष्ट जल का उपचार सुनिश्चित करके उसका इस्तेमाल विविध कार्यों में किया जा सकता है। इससे ताजे पानी के इस्तेमाल में कमी लाकर उसका जीवन काल बढ़ाने में मदद मिल सकती है। साथ ही यह मृदा क्षरण और भूजल प्रदूषण रोकने में भी कारगर हो सकता है। उपचारित जल का खेतों में इस्तेमाल किया जाए तो इससे फसलों की में विषाक्तता कम हो सकती है। अतः अपशिष्ट जल के उपचार पर गंभीरता पूर्वक सोचना होगा। ये आप देखिए कॉलम रहते हैं, देख लिया करिएगा, टिप्पणियां रहती हैं। दूरसंचार क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव, आज मोबाइल, टीवी, इंटरनेट के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन समेत मानवीय जीवन के कई पक्ष दूर संचार के इन्हीं साधनों पर टिके हैं। ये हमारे रोजमर्रा के जीवन की सबसे बुनियादी आवश्यकता बन चुके हैं। इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र अब तक औपनिवेशिक काल में बनी नीतियों से संचालित हो रहा था और इसे समय के अनुरूप संचालित करने के लिए दूरसंचार अधिनियम 2023 अस्तित्व में आ चुका है और कहा जा रहा है कि बनेगा साझा केबल कॉरिडोर। उपभोक्ता हितों की रक्षा की बात हो रही, प्रशासनिक आधार पर होगा स्पेक्ट्रम का आवंटन, खत्म होगा कंपनियों का एकाधिकार। चलिए देखते हैं क्या होता है। सत्ता मलाई खरी खरी तंज कसा जाता है। बदल रहा है बीमारू राज्य का चरित्र। ये आप देखेंगे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इन्हें बीमारू राज्य कहते थे ना। इन राज्यों को आर्थिक विकास, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, अन्य सूचकांकों के मामले में पिछड़ने के कारण नाम दिया गया था। अब तो काफी विकास हो रहा है। ये संसार में छाती हिंदी, आज जिस तरह से वेब दुनिया में हिंदी के प्रयोग है, उपयोगिता एवं व्यापकता में वृद्धि देखने को मिल रही है, उससे हिंदी का भविष्य उज्जवल प्रतीत हो रहा है। ये पढ़ सकते हैं आप लोग अगर पढ़ना हुआ हो तो। इसकी PDF टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ठीक है। फुटवियर के घरेलू निर्माता उत्पादन बढ़ाने में जुटे, क्वालिटी कंट्रोल के नियम लागू होने से आयात में आएगी गिरावट। भारतीय कंपनियों ने शुरू की, आप देखेंगे तैयारी। 13% भारत की हिस्सेदारी फुटवियर के उत्पादन में, 70% हिस्सेदारी फुटवियर इंडस्ट्री में MSME की है और $26 अरब है फुटवियर का भारतीय कारोबार। $90 अरब हो जाएगा वर्ष 2030 तक। देखिए निर्यात का मतलब होता है आप कुछ खरीद रहे हैं, क्या माफ करिए, आयात का मतलब होता है कुछ आप खरीद रहे हैं, निर्यात का मतलब होता है आप कुछ बेच रहे हैं, ठीक है। लगातार तीसरे साल नरम रहेगी वैश्विक अर्थव्यवस्था की रफ्तार। वर्ल्ड बैंक कह रहा है, विश्व बैंक ने कहा है कि इजरायल हमास युद्ध और यूक्रेन में लड़ाई से उत्पन्न तनाव से इस कमजोर में वृद्धि को अनुमान है। ये आप लोग देखिएगा। और वर्ल्ड बैंक की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, जानते हो या नहीं जानते हो। इस तरह के संस्थानों के बारे में एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 7 जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी।
वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। और ये आप देखिए, जो पूंजीगत परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से निम्न और मध्यम आय वाले देशों की सरकारों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है विश्व बैंक। 49% बढ़कर 15.29 लाख हुए इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री। 2028 तक 1000 स्टोर खोलेगी टाटा स्टारबक्स। टीपीआर की खराब गुणवत्ता पर गडकरी ने जताई चिंता। राजमार्ग के निर्माण के लिए सलाहकार द्वारा तैयार किए गए डीपीआर की खराब गुणवत्ता पर कार्रवाई दूर करेगा निर्यातकों के रास्ते में आने वाली बाधाएं। भारत ब्रिटेन के बीच एफटीए पर अगले दौर की बात आज होगी। देखिए, मुक्त व्यापार समझौता की बात हो रही है। भारत ओमान में 16 से अगले दौर की बात होगी मुक्त व्यापार समझौते के लिए। 2036 तक 4.6 करोड़ और मकानों की जरूरत होगी। 2018 में मांग के मुकाबले 2.9 करोड़ मकानों की कमी थी। पिछले साल रेरा के तहत 19,050 परियोजनाओं का पंजीकरण हुआ था। समस्याओं से निपटने के लिए निजी क्षेत्र का साथ जरूरी है, अजय भंगा कह रहे हैं। विश्व बैंक के प्रेसिडेंट है ना, वही कह रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। जंग रोकने की कोशिश तेज, अब अरब देशों का संदेश लेकर इजरायल पहुंचे ब्लिंकन। ये आप देख रहे हैं कि इजरायल और हमास में जो युद्ध चल रहा है, यहाँ इजरायल आप देखेंगे भूमध्य सागर, ये अरब सागर, ये लाल सागर देखने को मिलेगा। अरब सागर ये है हमारा प्यारा, ये रूस यूक्रेन है, इनके बीच चल रहा है। ये हमारा प्यारा भारत है। और बांग्लादेश में आज नवनिर्वाचित सांसद बक्कल मंत्री लेंगे शपथ। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति मंत्रियों को दिलाएंगे शपथ। 300 सदस्यीय संसद में आवामी लीग को 223 सीटें मिली हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये भी आप देखेंगे, देख रहे हैं, ये बांग्लादेश है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। गैब्रियल एटल बने फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति मैक्रोन ने इस पद के लिए किया चयन। देश के पहले समलैंगिक पीएम। और एलिजाबेथ बोर्ड के इस्तीफे के बाद खाली हो गया है पीएम का पद। केंद्रीय मंत्री ईरानी ने हजबा उमरा सम्मेलन में लिया भाग, जेद्दा में। भूटान में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सत्ता में वापसी हुई है। आप देखेंगे पूर्व प्रधानमंत्री शेरिंग ताबू की पार्टी पीडीपी ने, ये आप देखेंगे कि नेशनल असेंबली में 47 में से 30 सीटें जीत ली हैं। चीन ने लॉन्च किया कमल के आकार का सैटेलाइट। इस सैटेलाइट में 12 पंखुड़ियों और 2 स्टामेन और सभी में लगे हैं टेलीस्कोप। कहीं लोग ये ना कहने लगे बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं ये सैटेलाइट। ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है, ये भी देख लिया करिएगा। समीर समेत 26 खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हुए। राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खिलाड़ियों को दिए पुरस्कार। 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है खेल रत्न विजेताओं को, जबकि अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार में 15 लाख रुपए नगद। ये अर्जुन अवार्ड की अगर बात करें ना, तो ये इस कब आया था, ये कब हुई थी इसकी स्थापना की बात हो रही है, कर रहा हूँ मैं। खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, 1961 में शुरू हुआ था ये, ठीक है। तो इसमें आप देखिए पुरस्कार विजेताओं के नाम है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी को मिला है, बैडमिंटन से जुड़े हुए। अर्जुन पुरस्कार ओजस देवताले तीरंदाजी से जुड़ी अतिथि स्वामी, ए तीरंदाजी से मुरली श्री शंकर, पारुल चौधरी एथलेटिक्स से मोहम्मद हसामुद्दीन, मुक्केबाजी आर वैशाली शतरंज, मोहम्मद समी क्रिकेट, अनुष अग्रवाल घुड़सवारी, दिव्य कीर्ति सिंह घुड़सवारी डेसिज, दीक्षा डागर गोल्फ से कृष्ण बहादुर पाठक, सुशीला चानू हॉकी से पवन कुमार, रितु नेगी कबड्डी से, नसरीन खो खो से, पिंकी लॉन बॉल से, ऐश्वर्या प्रताप सिंह निशानेबाजी से, ईसा सिंह निशानेबाजी से, हरिंदर पाल सिंह संधू स्क्वायर से, अहरिका मुखर्जी टेबल टेनिस से, सुनील कुमार अंतिम पंघाल कुश्ती से, नाओरेम रूसी वीना देवी बुसू से, शीतल देवी पैरा तीरंदाजी, अजय कुमार रेड्डी दृष्टिबाधित क्रिकेट, प्राची यादव पैरा कैनोइंग है। 2004 पुरस्कार ललित किसे मिला, ललित कुमार को कुश्ती से हैं, आरवी रमेश को शतरंज से हैं, महावीर प्रसाद पैरा एथलेटिक्स हैं, शिवेंद्र सिंह हॉकी से हैं, गणेश प्रभाकर देव रुखकर मलखम्ब से हैं। 2004 पुरस्कार जीवन पर्यंत जसकीरत सिंह ग्रेवाल गोल्फ से
भास्करन ई, कबड्डी से जयंत कुमार पुसीलाल, ये आप देखेंगे टेबल टेनिस से जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार, मंजूषा कंवर बैडमिंटन, विनीत कुमार शर्मा हॉकी, कविता सेलवराज कबड्डी से है। चलिए अच्छी बात है। ये 22 मार्च से होगा आईपीएल की शुरुआत, देख रहे हैं ना, 16 की। पहली बार कब हुआ था ये आप लोग बताइए। रुद्राक्ष मेहुली की जोड़ी ने जीता स्वर्ण, रुद्राक्ष पाटिल और मेहुली घोष की जोड़ी ने मंगलवार को यहाँ 10 मीटर एयर राइफल से मिक्स टीम स्पर्धा जीतकर भारत को निशान ये बारी एशियाई ओलंपिक क्वालिफाई में 5वां स्वर्ण दिलाया। कैंपा एटमबर्ग बने बीसीसीआई के साझेदार, दृष्टि खेल ढांचे पर 6,000 करोड़ खर्च करेगा गुजरात, अच्छी बात है। क्रिस्टी पर भारी पड़े श्रीकांत, कैदाम्बी श्रीकांत की बात हो रही है। अभ्यास में क्षेत्र रक्षण पर अफगानिस्तान का जो मुंबई खिलाड़ीज को हराकर शीर्ष पर पहुंचा उड़ीसा जगरनॉट्स। स्वस्थ रहिए, अपने खान पीन के प्रति जागरूक रहिए, मैं कहता हूं। एक कलेक्टर को भरण पोषण की राशि निर्धारित करने का अधिकार नहीं है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तल टिप्पणी के साथ कलेक्टर पर लगाया 25,000 का जुर्माना। कलेक्टर ने शिक्षक के वेतन से पत्नी को दिलाया था आधा वेतन, हाईकोर्ट ने दिलाए गए वेतन की धनराशि ब्याज सहित वापस दिलाने का आदेश भी दिया है। एक बात और आप देखेंगे, क्या है कि हमारे यहाँ अभी वो लाटशाही वाला बाबुओं वाला जमाना जा नहीं रहा है, अंग्रेजों वाला। तो आप देखते हैं कि कोई भी अधिकारी बन जाता है तो वो सोचता है कि हम ही सब कुछ है। वरना सोचिए, आपकी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कितना विनम्र होने के लिए कहा जाता है, कितना अच्छे से पढ़ाया जाता है। पेपर 4 आप लोग पढ़ते हैं लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। ये 1962 और 1971 का युद्ध लड़ने वाले ब्रिगेडियर बहल का डेथ हो चुकी है। जो 62 का युद्ध था ना भारत चीन के बीच, उसमें ब्रिगेडियर AJS बहल का 82 वर्ष की उम्र में डेथ हो गई है। अप्रैल 1941 में जन्मे थे। 1962, 65 और 71 के युद्धों में भाग लिया। आप देखेंगे, ये आप देखेंगे यहां से भी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट व्यू से ही पॉइंट मिलते हैं आपको। यहाँ लंदन में शुरू हुई दुनिया की पहली भूमिगत यात्री रेलवे सेवा। 1863 में आज ही लंदन में दुनिया की पहली भूमिगत रेल चलाई गई थी। भाप इंजन वाली ट्रेन ने फॉरिंगटन सेंट और पेलिंगटन के बीच 4 मील की दूरी 33 मिनट में तय की थी। ब्रिटिश वकील और राजनीतिक चार्ल्स पियर्सन ने भीड़भाड़ से राहत के लिए भूमिगत रेलवे का प्रस्ताव रखा था। अमेरिका के शोधकर्ताओं ने पोलियो वायरस को अलग किया। 1947 में आज ही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर ह्यूबर्ट एस लोरिंग और CE श्रीडर्ट ने पोलियो वायरस को अलग करने में सफलता पाई थी। वायरस पोलियो से संक्रमित चूहे के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से सुदृढ़ीकरण द्वारा प्राप्त किया गया था। इससे पोलियो वैक्सीन बनाने की राय खुली थी। जॉन मथाई ने पेश किया था गणतंत्र भारत का पहला बजट। अर्थशास्त्री जॉन मथाई का जन्म 1886 में आज ही के दिन मद्रास प्रेसिडेंसी के कालीकट अब केरल के कोझिकोड में हुआ था। लंदन से उच्च शिक्षा प्राप्त कर 1918 में मद्रास सरकार के सहकारी विभाग से जुड़ गए। 1947 से 1948 तक भारत के पहले रेल मंत्री के रूप में काम किया। 1948 में वित्त मंत्री बने। 1950 में 28 फरवरी को गणतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया। वह SBI के पहले अध्यक्ष भी रहे। SBI के वह 1959 में पद्म विभूषण से सम्मानित हुए। इसी वर्ष जॉन मथाई का निधन हो गया था। बोतल बंद पानी में होते हैं ज्ञात नैनो प्लास्टिक। 1 लीटर पानी में मिले 2.40 लाख तक पहचानने वाले प्लास्टिक के टुकड़े। और ध्रुवीय बर्फ से लेकर मिट्टी, पीने के पानी और भोजन तक मिल रही इनकी उपस्थिति। 1.10 लाख से 3.70 लाख तक कण मिल रहे हैं प्रति लीटर पानी में। और 90% नैनो प्लास्टिक थे, जबकि बाकी माइक्रो प्लास्टिक थे। आज जन्मे शिशुओं के शरीर में भी कर सकते हैं प्रवेश। इन प्लास्टों के कणों की मौजूदगी की बात हो रही है। इसमें पॉलीएथाइलिन टेरेफ्थेलेट या PET, फालियामाइड,
एक प्रकार का नायलॉन है, पॉलीस्टाइनिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीमिथाइल मेथिक्लेट सभी विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं में उपयोग होते हैं। अब जीवन के विकास को समझना होगा आसनसोले की कई गुत्थियां। जीन अंतःक्रिया का एक विश्लेषण करने के लिए किए गए एक अध्ययन से शोधकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जीवन का विकास क्रम उतना अप्रत्याशित नहीं हो सकता है जितना पहले सोचा गया था। शोधकर्ताओं की टीम ने कहा है कि जीनोम कैसे विकसित हुआ है, इसकी जांच से इसके पिछले पथ में बारे में सुराग मिल सकता है। इटली में कार्निवल सीजन की शुरुआत पर निकली अनोखी परेड। प्रत्येक मुखौटे का अपनी विशेषताएं होती हैं जो पात्र की पहचान और गूंगे को गुणों को दर्शाती हैं। देख सकते भ्रूण के मस्तिष्क विकास को प्रभावित करता है फॉलिक एसिड का असंतुलन। अनुसंधान कह रहे हैं उत्तराखंड की तराई में बारिश व धूप की अवधि में आई कमी और पंत विश्वविद्यालय की छात्रा के शोध में सामने आया तथा भस्मों के उत्पादन पर पड़ेगा असर। अध्ययन के लिए 40 वर्ष की अवधि के दौरान मौसम से जुड़े हर पहलुओं का डाटा जुटाया गया। ग्लोबल वार्मिंग, शहरीकरण, प्रदूषण के बड़े कारक। 98.621 मिलीमीटर की कमी आई वर्षा में, 1.673 घंटे कमी आई है धूप के समय में, 1.1 मिलीमीटर कमी आई है बाष्पीकरण में। इन जलवायु कारकों में कमी, जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण, ग्लोबल वार्मिंग, बढ़ते प्रदूषण के कारण मंद प्रभाव, बादल वाले दिनों की संख्या में वृद्धि आप देखते हैं कि जैसे कारणों से हो सकती है। धूप की अवधि में गिरावट अवधि बादल वाले दिनों और बढ़ते प्रदूषण से जुड़ी है जो सूर्य के विकिरण को अवशोषित करते हैं। धूप के घंटों में कमी और बाष्पीकरण का सामूहिक रूप से संक्षेपण प्रक्रिया को प्रभावित करता है जिससे क्षेत्र में वर्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस स्थिति से निपटने के लिए कृषि विज्ञानियों के साथ रिपोर्ट साझा किया गया है। चलिए, चीन के अस्थायी वर्ल्ड थीम पार्क का नाम गिनीज बुक में हुआ है। पार्क में मौजूद 2000 से अधिक बर्फ की मूर्तियां इंटरनेट मीडिया पर देख रही हैं। ये मूवियों से जुड़ी हुई खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए। कोई मेरे लिए सवाल हो, सुझाव हो तो बता सकते हैं। और बाकी मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ईमानदारी से आप मेहनत करिए, ठीक है।